हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए सबसे पहले आपको एक्टिविटी दी हुई है वो समझो। एक्टिविटी 4.10 एक्टिविटी 4.10 में लिखा है कि दो टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, दोनों को अलग अलग नाम दे दो। चलो, मैंने एक को नाम दिया ए, दूसरी को नाम दिया बी। दोनों के अंदर 10 ml जितना मुझे वाटर भरना है। चलो, भर दिया मैंने। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालना है, वो भी डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें डिटर्जेंट डालना था, चलो वो डिटर्जेंट हमने एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, या तो सोप सॉल्यूशन है वो एक ही टेस्ट ट्यूब में डाला। दोनों को शेक करना है, ओके, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो दोनों को एक ही टाइम ड्यूरेशन जितना टाइम पीरियड लिया हमने, और दोनों को एक साथ शेक किया। दोनों में पानी एंड ऑयल मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, पानी एंड ऑयल मर्ज हो जाएंगे। क्या आपको पानी का और ऑयल का लेयर दोनों में डिफरेंट नज़र आ रहा है? तो स्टार्टिंग में तो दोनों में नहीं आएगा, फिर दोनों को एक जगह पे रहने दो, अनडिस्टर्ब्ड रखो, मतलब कहीं से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और जब तक ये और ये दोनों जो लिक्विड्स है वो सेटल ना हो जाए तब तक रख के फिर बाद में चेक करो। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो गए, जिसमें सोप नहीं था, और जिसमें सोप सॉल्यूशन था उसमें ऑयल एंड वाटर सेपरेट नहीं हुए। मतलब ऑयल को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराने में जो सोप है वो काम करेगा। इसलिए देखो, रिजल्ट में लिखा हुआ है दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। ठीक है, जितनी भी हमें डर्ट्स देखने को मिलती है उसमें से 98% मतलब मोस्ट ऑफ द डस्ट ऑयली होती है नेचर में। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऑयल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझना, फैटी एसिड की चेन होगी CH3 डैश 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 डैश, ये 17 कार्बन्स तक अप्रोक्सीमेट जाएगी। ठीक है, और वो जो चेन है वो कार्बन की कंप्लीट होगी आफ्टर 17 कार्बन एटम्स। लास्ट में आएगा सोडियम और पोटेशियम, तब जाके बनता है सोप। ठीक है, द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विथ ऑयल। ये किसके साथ इंटरेक्शन करेगी? ऑयल के साथ। और ये किसके साथ? वाटर के साथ। तो ऐसा समझो कि ये जो हमें यहाँ पे सब्सटेंस मिल रहा है सोप, वो वाटर एंड ऑयल के बीच में एक ब्रिज बनाता है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट तो होते नहीं थे, दोनों में बनती ही नहीं है। ऑयल एंड वाटर जैसे ही आप मर्ज करना चाहो सेपरेट हो जाते हैं। द सोप मोलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिशेल, ओके, वेयर वन एंड ऑफ द मोलिक्यूल इज टूवर्ड्स ऑयल and other end of molecule is towards water। ठीक है, अब देखो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ये कर देते हैं, चलो यहाँ पे मैंने एक दीवार रखी हुई है, एक वॉल है, और हम अपनी ही लैंग्वेज में सीखेंगे। ठीक है, जो हमें पता चलती है। तो यहाँ पे मान लो कि दीवार के साथ रस्सी के साथ किसी अंकल ने आपका जो फुटबॉल है वो बांध दिया है। अब फुटबॉल नीचे था बट आप उसको उठाने की ट्राई कर रहे हो, इसलिए थोड़ा मैंने ऊपर यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ये फुटबॉल को तोड़ना है, मतलब रस्सी को तोड़ना है और फुटबॉल को फ्री कराना है। तो एक आएगा
बच्चा और दोनों तरफ से खींचेगा, खींचने की ट्राई करेगा, चलो उससे नहीं हो पाया। दूसरा उसका फ्रेंड आएगा, वो उसको हेल्प करेगा। कैसे समझो, यहाँ पे ये है, ये दूसरा फ्रेंड, दोनों में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। वैसे भी फ्रेंड फ्रेंड में तो होती ही है। तो ये पैर ऐसे खींच रहा है और इसने अपने दोनों हाथ लगाए हुए हैं वो फुटबॉल के साथ। अब ये ऐसे खींचने की दोनों ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, चलो ये मान लेते हैं कि ये बॉल है उसको फ्री कराने में आज़ाद हो गए, फ्री हो गए। ठीक है, इनको सक्सेस मिल गई। बट कैसे मिली, यहाँ पे एक बॉन्ड था उसकी वजह से। ओके, एक फुटबॉल की ओर था और एक था ऑपोजिट एंड पे। ठीक है, और ये जो बीच में बनी वो क्या है, लंबी चेन। अब पूरी स्टोरी अच्छे से समझो, हम कंपेयर कराएंगे। ये जो वॉल है ये है क्लॉथ। ठीक है ना, ये वॉल क्या है, क्लॉथ। ये जो फुटबॉल नज़र आ रहा है वो क्या है, डर्ट। क्लॉथ के साथ डर्ट चिपकी हुई है और डर्ट को निकालना है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दिया जिसमें इस तरफ ये जो है वो सोडियम का पॉजिटिव आयन है और बाकी की ये जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है। मतलब हाइड्रोकार्बन चेन का ये नेगेटिव एंड है। यहाँ पे जो एंड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक और यहाँ पे जो एंड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पता है ना, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको वाटर से प्यार है। ठीक है, तो जो वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड है समझ लो, ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो ये थी डर्ट, ये थी कार्बन की चेन और ये था वो सोडियम आयन। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है वो सोडियम आयन एंड कार्बन चेन के बीच में ये बॉन्डिंग, और बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो दूसरा स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाता है। कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो फटाफट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो मतलब ये बॉन्ड तो टूटने वाला नहीं, तो ये रस्सी टूटेगी। रस्सी क्या है, बॉन्ड बिटवीन क्लॉथ एंड डर्ट। ठीक है, चलो ये समझ में आया। तो अभी सोप क्या करता है वो अच्छे से समझो। सोप के अंदर कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है और एक ऑपोजिट एंड पे सोडियम का पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो सोडियम का पॉजिटिव आयन है इसको हम उल्टा कर दे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऑयल के साथ चिपकता है क्या, चेन, और मैं यहाँ पे दिखा दूँ सोडियम का आयन। तो ये सोडियम का आयन है वो किसके साथ अट्रैक्शन रखता है, वाटर के साथ। अब समझो अच्छे से, कार्बन चेन के दो एंड है जिसमें Na+ है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो पानी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और ये जो कार्बन की चेन है वो हाइड्रोफोबिक है। किसी को होता है ना फोबिया, फोबिया मतलब वो उस चीज़ से दूर भागने की ट्राई करता है। तो हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब पानी का, इसको फोबिया है किसको, कार्बन चेन को, मतलब वो कार्बन चेन है वो पानी से दूर रहेगा। तो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ऑयल के साथ। ठीक है ना, अब अच्छे से समझो, क्लॉथ है, क्लॉथ के साथ जुड़ा हुआ डर्ट है, डर्ट के साथ जॉइंट होगा कौन, कार्बन का चेन, क्योंकि उसको वाटर से दूर रहना है।
कार्बन का चेन है वो डर्ट के साथ ज्वाइंट हो गया। कार्बन का चेन एंड कहाँ पे होता है? सोडियम आयन के पास। और सोडियम आयन किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही पानी का फ्लो आएगा, समझना, जैसे ही पानी का फ्लो आएगा ये सोडियम पानी के साथ बह जाएगा। अब सोडियम बह जाएगा तो कार्बन चेन को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग तो स्ट्रांग है। तो कार्बन चेन, सोडियम पानी के साथ बह रहा है तो कार्बन चेन को भी बहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूट नहीं सकता। अब कार्बन चेन ने किसको पकड़ के रखा है? ये डर्ट को, तो डर्ट भी बह जाएगी पानी के साथ और क्लोथ है वो क्लीन हो जाएंगे, और क्लोथ है वो क्लीन हो जाएंगे। समझ में आया? अब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक डर्ट है वो ज़्यादा जिद्दी है ना, डर्ट है उसको निकलना ही नहीं है सैंपल से, क्लोथ से। तो ये डर्ट मानो कि नहीं निकल रही है, कपड़ा छोड़ ही नहीं रही है, तो क्या होगा? एक कार्बन की ऐसी चेन आएगी और इधर आएगा सोडियम का पॉजिटिव आयन जो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सोप का जो मॉलिक्यूल है वो चिपक गया, बट वो डर्ट निकल नहीं रही है। तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको हेल्प करने के लिए आएगा, अभी भी डर्ट नहीं निकल रही है, थोड़ी ज़्यादा ही जिद्दी है। तो तीसरा आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब सोप डालते हैं तब तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के, तो कोई ना कोई तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि कार्बन चेन है वो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ऐसा पूरा एक राउंड बनेगा, सब लोग मिलके उसको निकालने की ट्राई कर रहे हैं, और सभी ओर से कार्बन चेन आके ऑयल के साथ चिपकती है, क्योंकि ये डर्ट है वो ऑयली होती है। तो इस तरह से जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं मिशेल। ये जो है हम पढ़ रहे हैं वो है क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिशेल। और ये सब मिलके ये डर्ट को निकाल देंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद डिटर्जेंट क्या है वो अच्छे से समझो, और डिटर्जेंट के लिए आपको 2 एक्टिविटी भी दी हुई है, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सेम एक्टिविटी है, बट डिटर्जेंट में क्या होता है और सोप में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया सोप और एक टेस्ट ट्यूब में लिया डिटर्जेंट। अब दोनों पानी के अंदर हमने डाला हुआ है, फिर इसको शेक किया अबाउट समथिंग सपोज 2 मिनट। उसके बाद ये जो दोनों सॉल्यूशन है उसको डिस्टर्ब ना करके अनडिस्टर्ब रहे वैसे ही हमने रहने दिया। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्रिसिपिएट्स फॉर्म होते हैं, सोप सॉल्यूशन के अंदर प्रिसिपिएट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटर्जेंट में ज़्यादा प्रिसिपिएट्स फॉर्म नहीं होते, मतलब डिटर्जेंट है वो इजीली यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है। हमने दोनों वाटर के साथ ट्राई किया था, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, मतलब रेन वाटर ले सकते हो आप। हार्ड वाटर मतलब ट्यूबवेल या हैंड पंप से निकाला हुआ, जिसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा हैं। एड अ कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन टू बोथ। वाइगोरसली हमने शेक किया तो पता चला हार्ड वाटर था, उसके अंदर ज़्यादा प्रिसिपिएट्स फॉर्म हो रहे थे। और फॉर्म किस में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे? तो जो डिस्टिल्ड वाटर था उसमें ज़्यादा फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोप है वो हार्ड वाटर में 100% अपना काम नहीं करता। अब वो क्यों नहीं करता उसका एक्सप्लेनेशन देखो। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड while bathing the foam is formed with difficulty and an insoluble substance remain after washing with water? कभी कभी होता है ना, तो जब ज़्यादा डर्ट होती है ऑयली, तब सोप है वो इजीली काम नहीं करता और फॉर्म ज़्यादा क्रिएट नहीं करता।
दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर हार्डनेस कौन क्रिएट करेगा? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट। ठीक है, अब सोप की रिएक्शन इनके साथ हो जाती है, मतलब जो डर्ट के साथ होनी चाहिए वो नहीं हुई, किसी और के साथ हो गई, है ना। Hence you need to use a larger amount of soap. This problem is overcome by using another class of compound called detergents as cleansing agents. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? डिटर्जेंट। Detergents are generally sodium salt of sulfonic acid or ammonium salt with chlorides or bromides ions. ठीक है, याद रखना है यहाँ डिटर्जेंट क्या है। तो डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स और सल्फोनिक एसिड्स और एमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस एक्सेट्रा। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों के पास क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। The charged end of this compound do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ion in hard water। मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ वो कोई रिएक्शन देके प्रिसिपिएट्स फॉर्म नहीं करते। Thus they remain effective in hard water। मतलब ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव है। कौन? डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर यूजली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का, ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे किसी को डाउट लगे तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।